हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू रैंक लिस्ट चैनल। ये वीडियो मैंने आपकी क्लास 12th की केमिस्ट्री की प्रिपरेशन को इजी बनाने के लिए बनाया है। अब इजी कैसे बनेगी, क्योंकि यहाँ पे आपके पास 10 इयर्स के पेपर एनालिसिस करने के बाद मैं आपके सामने हर चैप्टर का चैप्टर वाइज मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स फॉर क्लास 12th बोर्ड्स आपको बताने वाली हूँ। वो ऐसे टॉपिक्स है जो हर साल आते ही आते हैं और वहां से सवाल आपको आने चाहिए। वहां से उस टॉपिक से क्या न्यूमेरिकल आता है, क्या थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, किस प्रकार के सवाल आते हैं, कैसे हर टॉपिक को अप्रोच करना है, वो सारी चीजें यहाँ पता चलेगी। तो आज एनालिसिस करने के बाद आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी और उस स्ट्रैटेजी में कितना समय लगने वाला है वो आपको पता चलेगा, क्योंकि आप जानते हो अब आपके पास 4 महीने क्लास 12th बोर्ड्स के। वैसे तो क्लास 12th बोर्ड्स को माना जाता है कि वो इजीएस्ट है, अगर आप पढ़ के जाते हो, सब कुछ पढ़ा हुआ है तो बहुत ईजी है क्लास 12th के बोर्ड्स को एकदम अच्छे से फोड़ना। बट अगर प्रिपरेशन में ही कमी रह गई तो आपको कोई नहीं रोक सकता फेल होने के लिए। एक डेटा के साथ मैं बता देती हूँ कि हर साल, क्योंकि सारे टीचर्स बोलते हैं क्लास 12th बहुत इजी है, तो बच्चों के मन में बैठ गया है कि बहुत इजी है बोर्ड्स, इतना डिफिकल्ट नहीं होता। बट क्योंकि आप क्लास 12th के साथ आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी मैनेज करते हो, बहुत सारे बच्चे कर रहे होते हैं, तो वो मैनेज नहीं हो पाता और कहीं ना कहीं 12वीं आपकी वीक रह जाती है। वीक नहीं छोड़नी है, अब सिलेबस भी रिड्यूस हो गया है, तो वो एक अच्छी बात है और एक बुरी बात है। क्यों अच्छी बात? इसलिए क्योंकि चैप्टर्स कम है पढ़ने के लिए। बुरी बात इसलिए है हर चैप्टर का हर टॉपिक इंपॉर्टेंट बन गया है उसी वजह से। तो जो प्रीवियसली 2-3 साल के पेपर्स हैं उनको कंसिडर करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर चैप्टर का वेटेज बढ़ गया है। तो दिस वीडियो इज इंपॉर्टेंट। हम पुराने तरीकों से नहीं पढ़ सकते, पुराने तरीकों पुरानी लाइन से नहीं चल सकते, ठीक है। हर बार पैटर्न आपका रिपीट होता है, बट वो पैटर्न को डिलीजेंटली फॉलो करना मुश्किल है। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। जैसे सबसे पहला चैप्टर देखते हैं आपका सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस आपका 7 मार्क्स का आने वाला है। उस 7 मार्क्स में इन सभी टॉपिक से आपके क्वेश्चंस आए हैं हर साल। तो आप देखो, सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, मोलालिटी से सवाल आता है, और जैसे कि मोलालिटी और डेंसिटी के बीच का जो रिलेशनशिप है उस पे सवाल आता है। तो इसकी प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये थोड़ा सा मुश्किल पार्ट बन जाता है क्योंकि बच्चों को ये नहीं आता। उसके बाद हेनरीज लॉ जो है वहां से सवाल आता है, उससे आपका थ्योरी क्वेश्चन साथ ही में न्यूमेरिकल क्वेश्चन दोनों आते हैं। उसके बाद टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी का रिलेशनशिप बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि अगर लिक्विड सॉल्यूशन में आपने गैस डाला है, सॉलिड डाला है, या फिर लिक्विड में लिक्विड मिलाया है, तो कैसे टेम्परेचर बढ़ाने घटाने से उनकी सॉल्युबिलिटी पे फर्क पड़ेगा, यहां से सवाल आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद राउल्स लॉ से बच्चा आपका सवाल आता ही आता है, और यहां से भी आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं। और फिर आपका नॉन आइडियल सोल्यूशन की बात की जाए तो नॉन आइडियल सोल्यूशन से आपके मोस्टली आते हैं थ्योरी क्वेश्चन। थ्योरी क्वेश्चन कैसे कि पॉजिटिव डेविएशन कौन सा एग्जाम्पल शो करते हैं, नेगेटिव कौन सा शो करते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स आपके एनसीईआरटी में है, बट कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो एनसीईआरटी में नहीं है, पहले ही बता रही हूँ। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, और ये केवल पेपर एनालिसिस प्रीवियस ईयर स्टडी करके ही पता चल सकता है। उसके बाद डेल्टा वी और डेल्टा एच डिपेंडेंस की कैसे पॉजिटिव डेविएशन होगा तो वॉल्यूम कैसे चेंज होता है, उनकी हीट में क्या चेंजेस आते हैं, इन पे सवाल आता है। उसके बाद एजियोट्रॉप पे सवाल आता है, मैक्सिमम मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप सेपरेट कौन से टेम्परेचर पे होंगे। इस पे थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं, पहले ही बता रही। उसके बाद कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन आता है। कॉलिगेटिव में जो आपकी तीनों प्रॉपर्टीज है, वैसे तो 4 है, मैंने ये 2 को कंबाइन कर दिया, विच इज द फ्रीजिंग पॉइंट एंड द एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट को कंबाइन कर दिया। यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, पहले ही बता रही। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। वैन टॉप फैक्टर कैलकुलेट करने पे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि आपको कोई भी मॉलिक्यूल दे देगा, जैसे कि उसने दे दिया आपको Na2SA4.10H2, अब वो बोलेगा कि इसका मुझे I कैलकुलेट करके बताओ। तो इस प्रकार के सवाल थ्योरी में आ जाते हैं। तो काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो दिस बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर। अब इसको अप्रोच कैसे करना है, जिस प्रकार से मैंने बताया इस चैप्टर को वैसे अप्रोच नहीं करोगे तो काफी क्वेश्चंस नहीं होंगे आपके। तो ये चैप्टर रिक्वायर करता है आपकी न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कैसी है और आपकी थ्योरी कितनी स्ट्रांग है। तो इस चैप्टर को इस प्रकार से पूरे फुल एंड फाइनल तरीके से अप्रोच करोगे तो हो जाएगा। ये कर लिया तो चैप्टर इजी है।
उसके बाद नेक्स्ट में चलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, 9 मार्क्स का आता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक बड़ी चीज है, इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बीच का डिफरेंस कैसे है, कब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कन्वर्ट कर सकते हो, इससे सवाल आता है। इन दोनों के डायग्राम्स के बीच में सवाल आता है। एक डायग्राम जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड लगा रखा है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड, इसको मैंने यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर से जोड़ा हुआ है। अगर उसका डायरेक्शन इधर है तब कैसे करंट होगा, अगर उसका डायरेक्शन इस साइड है तब कैसे करंट होगा। तो यहाँ से ये चीज पता होना जरूरी है, डायग्राम्स को बहुत डिलिजेंटली स्टडी करना है। उसके बाद सेल रिप्रेजेंटेशन लिखनी आनी चाहिए, इससे सवाल आता है। नर्न्स इक्वेशन से ई नॉट सेल, अगेन न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आता है। डेल्टा जी और ई नॉट सेल के बीच में न्यूमेरिकल्स और इनकी रिलेशनशिप क्या है, यहाँ से सवाल आता है। यूनिट्स कैलकुलेट करनी आनी चाहिए, जैसे कि कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, इन सब की यूनिट पे सवाल आ जाता है। कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी पे न्यूमेरिकल्स आते हैं। साथ ही में इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, कि मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी का डाइल्यूशन से कैसे इफेक्ट पड़ता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट दोनों पे, और इनका ग्राफ भी आता है। जो ग्राफ है ना इनका, मोलर कंडक्टिविटी और कॉन्सेंट्रेशन के बीच का कर्व फॉर बोथ दी इलेक्ट्रोलाइट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने पे सवाल आता है, अगेन न्यूमेरिकल बेस, ये बहुत पक्के से क्लियर होना चाहिए इन योर हेड। इजी क्वेश्चंस आते हैं बट एक बार सीख लोगे तो हो जाएगा। उसके बाद आपकी इन्फिनिटी पे कैसे मोलर कंडक्टेंस शो होती है, यहाँ से सवाल आते हैं। फैराडेज लॉ, अगेन यहाँ से न्यूमेरिकल्स आते ही आते हैं। कोलरॉश लॉ से कभी कभार क्वेश्चन देखा है तो इसीलिए इसको लिखना जरूरी है। फिर यहाँ से थ्योरी क्वेश्चन आते हैं बैटरीज के ऊपर, जैसे प्राइमरी सेकेंडरी बैटरीज, फ्यूल सेल्स डिफरेंट टाइप्स के, एंड सिमिलरली कोरोजन टॉपिक पे अभी इन सालों में हमने देखा है। देखो सबसे ज्यादा वेटेज है, 9 मार्क्स का ये वाला चैप्टर है, हाईएस्ट वेटेज चैप्टर है, तो इसमें काफी टॉपिक्स वो कवर कर लेता है पूरे। पहले ही बता रही हूँ काफी टॉपिक से सवाल आ जाते हैं, हर टॉपिक स्ट्रांग होना चाहिए और सारे टॉपिक्स मैंने यहाँ लिखे हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है केमिकल काइनेटिक्स, 7 मार्क्स। अभी सब बच्चे बीच में सोच रहे होंगे कि मैम आप बताए जा रहे हो, यहाँ से याद है, आप करेंगे कैसे, डर लग रहा है। डरने की जरूरत नहीं है, स्ट्रैटेजी भी बताऊंगी कैसे हम साथ मिलके ये सारी चीजें कवर करेंगे। मैं आपको एनालिसिस बता रही हूँ, आपके सामने होनी चाहिए चीज कि मैम ये चीज टिक हो गई, ये चीज टिक हो गई, ये चीज टिक हो गई। ये आपके पास पीडीएफ होगा तो आप टिक करते रहोगे कि आज मैंने ये कर लिया, ये कर लिया। उसके बाद साथ में हम साथ में मिलके सारे प्रीवियस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस से ही शुरुआत करेंगे। मैं आपको खुद दिखाऊंगी एनालिसिस के साथ, ठीक है। अभी केमिकल काइनेटिक्स की बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं बच्चा रेट ऑफ रिएक्शन को लेके, फिर रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस से क्वेश्चंस आते हैं। वंस अगेन ये निकालना आना चाहिए आपको, रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, राइट। उसके बाद ऑर्डर कैलकुलेट करना आना चाहिए रिएक्शन को देख के। कई बार वो टैब्यूलर फॉर्म में दे देता है, टेबल्स की फॉर्म में देता है कि अब इस समय पे ये कॉन्सेंट्रेशन हो गई, इस समय पे ये कॉन्सेंट्रेशन हो गई, तो ऑर्डर कैलकुलेट करो। तो यहाँ पे फिर से न्यूमेरिकल बेस्ड है, न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंस वही मैंने बताया। मॉलिक्यूलैरिटी, रिएक्शन को देख के क्या मॉलिक्यूलैरिटी है उसकी, ये यहाँ से सवाल आता है। सिंपल और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन देख के पता होने चाहिए, इनके बीच का डिफरेंस क्या है ये पता होना चाहिए। रेट लॉ, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट लॉ, रेट लॉ निकालना आना चाहिए, न्यूमेरिकल वंस अगेन। उसके बाद क्या क्या फैक्टर्स उसे अफेक्ट करते हैं, 4 कुछ फैक्टर्स है। उसके बाद यूनिट ऑफ के पता होनी चाहिए, 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, सबकी यूनिट्स। उसके बाद इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, सारी 0 ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर 2 ही है वैसे तो आपकी किताब में, उसकी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन और उनके कर्व्स, ग्राफ्स को कैसे स्टडी करना है, वो सारी चीजें मैं सिखाऊंगी, डू नॉट वरी, बट आपके पास एक चेकलिस्ट होनी चाहिए। उसके बाद एक्टिवेशन एनर्जी से सवाल आता है, जो टेम्परेचर डिपेंडेंस और रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच का जो रिलेशनशिप है वो आप एक्टिवेशन एनर्जी और आर्नहीरस इक्वेशन से पढ़ते हो, यहाँ से सवाल आता है। कैटलिस्ट डिपेंडेंस के ग्राफ्स, वहां से सवाल आता है। इफेक्टिव कोलिजन, यहाँ से एक बार सवाल आया था इसलिए मैंने डाल दिया, तो इफेक्टिव कोलिजन से पॉसिबिलिटी है कि नेक्स्ट ईयर भी क्वेश्चन आए। एक बार 2017 में शायद इस पे क्वेश्चन आया था, तो इसीलिए जरूरी इफेक्टिव कोलिजन के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स। डीएनएफ ब्लॉक में बच्चा 7 मार्क्स का आता है टोटल। अब यहाँ से
बहुत सारे वेरियस टॉपिक से सवाल आते हैं। ये चैप्टर को अप्रोच करना थोड़ा सा इजियर है। कैसे, मैं बताती हूँ। सबसे पहले ट्रांजिशन मेटल्स क्या होते हैं, सिंपल थ्योरी आती है। जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी ट्रांजिशन मेटल्स में क्यों कंसिडर नहीं होते, ये सवाल बहुत कॉमन है, आता है हर अल्टरनेट ईयर ये सवाल आता है। उसके बाद वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो ट्रांजिशन मेटल्स शो करते हैं, उसकी वजह से कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है, क्यों बिहेव करता है, इस पे सवाल आता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट के ऊपर सवाल आता है कि आपको कोई भी स्पीशीज दे देगा, उसे दे दे जैसे क्रोमियम 3+, वो पूछेगा कि ये बेहतर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपको यहीं पे पता होनी चाहिए स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स, कि कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट किस एलिमेंट की स्टेबल है ना। तो वो सारी चीजें मैं सिखाऊंगी, डू नॉट वरी अबाउट इट। बट यहाँ से सवाल आता है कोई भी किसी भी एलिमेंट की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, यहाँ से सवाल आता है। कौन कौन से फेमस एलिमेंट्स है, बस वही पूछता है तो मैं सिखा दूंगी। फिर स्टेबिलिटी ऑफ हायर एंड लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ से सवाल आता है। उसके बाद फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो होती है डिफरेंट एलिमेंट्स की। उसके बाद एसिडिक ऑक्साइड्स, एसिडिक ऑक्साइड्स मतलब कि जो भी आपकी ऑक्साइड्स बनेंगी, क्योंकि बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखा रहे, जैसे मैंगनीज है वो Mn2O3 भी बनाता है, MnO4 भी बनाता है, Mn2O5 भी बनाता है। तो फिर कौन सी ज्यादा एसिडिक है, कौन सी बेसिक है, कौन सी एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, यहाँ से सवाल आता है। ऑक्सीडाइजिंग वर्सेस रिड्यूसिंग, ये वापस से यही चीज है। उसके बाद इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनाते हैं आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्यों बनाते हैं, अलॉयज क्यों बनाते हैं, ये सवाल है। फिर क्योंकि डी ब्लॉक में बहुत सारे आपके पास क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, उनकी वजह से काफी प्रॉपर्टीज शो होती है, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, इस पे सवाल आता है। कलर्ड आयंस क्यों शो होते हैं, अगेन ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। सॉफ्ट मेटल्स क्यों होते हैं, यहाँ से सवाल आता है। एटमाइजेशन, कौन से होते हैं सॉफ्ट मेटल्स, यहाँ से, कौन से होते हैं हार्ड मेटल्स, यहाँ से सवाल आता है। एटमाइजेशन, एनर्जी ऑफ एटमाइजेशन क्यों इनकी ज्यादा होती है, ये सवाल आता है। अगेन ये सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे बेस्ड है। उसके बाद मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने पे सवाल आता ही आता है। इजी है ये सारी चीजें, ये सारी चीजें मैं आपको चेकलिस्ट दे रही हूँ, ये पता होनी चाहिए। उसके बाद इंटरप्रेट ई नॉट डेटा, जो भी आपका ई नॉट डेटा दे रखा है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वाला, उसको इंटरप्रेट करना आना चाहिए कि उसकी वैल्यू नेगेटिव है, उसकी वैल्यू पॉजिटिव है, किसकी ज्यादा नेगेटिव है, किसकी ज्यादा पॉजिटिव है। तो कौन सा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, कौन सा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, मैं सिखाऊंगी ये सारी चीजें कि आपको वैल्यू देखते ही पता चल जाएगा। वो वैल्यूज देता है एग्जाम में और बोलता है बताओ कि कौन सा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन सा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, राइट। उसके बाद Cu+ और Cu2+ का एक एक्सेप्शन आपके एनसीईआरटी में है कि इनमें से एक स्पीशीज ज्यादा स्टेबल है, कम स्टेबल, ऐसा क्यों है, उस पर सवाल आता है। आयनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड पे सवाल आता है। फिर उसके बाद क्रोमेट्स एंड मैंगनेट्स, ये दोनों कंपाउंड्स आपके गिवन है। ये छोटा सा टॉपिक है दोनों, तो इनकी रिएक्शंस आती है, इनके स्ट्रक्चर्स आते हैं, इनके कलर्स पूछे जाते हैं, राइट। उसके बाद लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स के से भी सवाल आते हैं, छोड़ के नहीं जाना। बट ये छोटे टॉपिक्स है, इनके चुनिंदा जगह से ही सवाल आते हैं। लैंथेनॉइड वाले टॉपिक से सिर्फ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर सवाल आता है। फिर लैंथेनॉइड की कौन सी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, वहां से सवाल आता है। फिर अगर कोई और एलिमेंट दे रखा है, जैसे कि EU3+ दे दिया या EU2+ दे दिया, तो ये आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा कि रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो ये आइडेंटिफाई करना मैं सिखा दूंगी, इजी सा पार्ट है। सिर्फ इन 3 जगहों से लैंथेनॉइड से सवाल आता है, एक्टिनॉइड से सवाल आता है बच्चा एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एंड योर एक्टिनॉइड की केमिस्ट्री से। ये भी एक छोटा सा टॉपिक है। तो ये दोनों 5 मिनट्स के टॉपिक्स हैं, सही बता रही हूँ। चलो 10 मान लेते हैं, 10 भी नहीं पहुंचते, 5-7 मिनट्स के टॉपिक्स हैं जहां से सवाल आता है, दैट इज इट, ठीक है। तो डी ब्लॉक थोड़ा बड़ा है, एफ ब्लॉक बहुत छोटा है क्वेश्चन आने के लिए। तो एफ ब्लॉक में इतना ही पढ़ना है और डी ब्लॉक में थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना है। उसके बाद आते हैं आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ये फिर से 7 मार्क्स का चैप्टर है कोऑर्डिनेशन। यहाँ से चुनिंदा जगहों से ही सवाल आते हैं, जैसे कि वर्नर्स थ्योरी से पूछ लेगा, वो बोलेगा कि है ना मेरे पास एक कंपाउंड है, उसमें से 3 क्लोराइड्स प्रेसिपिटेट हो रहे हैं, तो बता दो कि उसका कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला क्या है, ये सवाल आता है वर्नर्स थ्योरी से। उसके बाद कॉम्प्लेक्स और डबल सॉल्ट के बीच के डिफरेंस क्या है, ये सवाल आता है। उसके बाद आपको कोई भी कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स देगा, उसका ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, IUPAC नेम आपको निकालना आना चाहिए। उसके बाद
चिलेशन, कौन सा कंपाउंड चिलेशन शो करेगा, तो उसके लिए आपको लिगेंड्स पता होने चाहिए कि ये वाला जैसे इथिलीन डायमीन है वो मेरा चिलेट कर लेता है, राइट। चिलेशन से स्टेबिलिटी, कौन सा ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ये सवाल आता है। डेंटिसिटी के ऊपर आता है, बहुत सारे लिगेंड्स देगा, वो बोलेगा कि इसकी डेंटिसिटी क्या है, क्या ये एम्बीडेंटेंट है, बाइडेंटेंट है, यहाँ से सवाल आता है। आइसोमेरिज्म, दोनों स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो दोनों आइसोमर पे सवाल आता ही आता है। उसके बाद है मैग्नेटिक मोमेंट, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ से सवाल आता है। मैग्नेटिक मोमेंट जैसे डी ब्लॉक में कैलकुलेट किया था, यहाँ पे भी कैलकुलेट करते हैं, एंड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करना आना चाहिए। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन, कंपाउंड देखिए कॉम्प्लेक्स दे देगा, बोलेगा इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालो, वो मैं सिखाऊंगी, CFT से हम निकाल लेते हैं। इनर ऑर्बिटल बनाएगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, हाई स्पिन बनाएगा, लो स्पिन बनाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, ये सारे एक साथ सवाल आते हैं। फिर CFT से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आनी चाहिए, जैसे कि T2G में कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, EG में कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, ये क्वेश्चन आता है। उसके बाद डेल्टा नॉट और पेयरिंग एनर्जी के बीच का रिलेशनशिप, कि किसका ऑक्टाहेड्रल एनर्जी ज्यादा होगी, किसकी पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होगी, ये सब क्या है चैप्टर पढ़ेंगे तब समझ जाओगे, पर यहाँ से क्वेश्चन आता है। उसके बाद डेल्टा T और डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, मतलब कि टेट्राहेड्रल CFSE और ऑक्टाहेड्रल CFSE में क्या रिलेशनशिप है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। उसके बाद स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पता होनी चाहिए, मैं याद करवा दूंगी, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आपको विद इन 1 मिनट याद हो जाएगी, 2 मिनट्स मान लो, उतने में याद हो जाएगी। कौन से स्ट्रॉन्ग फी लिगेंड्स है, वीक फी लिगेंड्स है, यहीं से पता चल जाएगा। फिर होमोलेप्टिक एंड हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस आइडेंटिफाई करने पे सवाल आता है। उसके बाद मेटल कार्बोनाइल्स पे 1 साल सवाल आया था, तो मैंने इंक्लूड कर दिया, क्या पता इस साल में आ जाए, बिकॉज इट इज इन योर NCERT। तो मेटल कार्बोनाइल्स पे सवाल मैं सिखा दूंगी, इजी सा क्वेश्चन आता है। उसके बाद एप्लीकेशन पार्ट से मोस्टली EDTA की क्या एप्लीकेशन है, या फिर सिस्प्लैटिन की क्या एप्लीकेशन है, यहाँ से सवाल आता है, ठीक है। उसके बाद ये आपकी मैंने कंप्लीट कर दिया आपके फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक। उसके बाद आता है आपका ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक की बच्चा डिफरेंट अप्रोच है, मैंने देखे एनालिसिस करके पेपर, इन सब के एनालिसिस में पॉइंट्स में लिख सकती हूँ। ऑर्गेनिक की क्या है, रिएक्शंस है, तो ऑर्गेनिक का एनालिसिस हम रिएक्शन वाइज करेंगे इंस्टेड ऑफ चैप्टर वाइज, क्योंकि काफी चैप्टर्स की ओवरलैपिंग रिएक्शंस है, राइट। तो रिएक्शन वाइज एनालिसिस करेंगे हम इन अ डिफरेंट वीडियो, सिर्फ ऑर्गेनिक का होगा, क्योंकि मैं ऑर्गेनिक को एक साथ लेके चलूंगी क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चंस आपके कैसे आते हैं, रिएक्शन वाइज क्योंकि आते हैं, ठीक है। तो वो वाली एनालिसिस वी विल डू इन अ सेपरेट वीडियो। अब मैं आपको स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ फॉर ऑल योर फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। आप देखिए, सबसे पहले आपको स्टार्ट करवाऊंगी कल ही से या आज ही से स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑल चैप्टर वाइज मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। हम हर चैप्टर लेंगे, उस चैप्टर में से हर किस प्रकार के क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन विदाउट लीविंग इवन 1 क्वेश्चन, हम सारे तरीके क्वेश्चन करेंगे, सो दैट वी नो कि कहां से क्या सवाल आ रहा है। ये करना तो बहुत जरूरी, ये भी कर लिया तो आपका पेपर आधा समझो हो गया, आधा ही हुआ है, पूरा होने के लिए थ्योरी एंड न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, ठीक है। और उसके बाद नीचे एक और चीज है, वो 3 चीजें एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी चैप्टर वाइज मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस करने के बाद। तो सबसे पहले शुरुआत मैं आपको यहीं से करवाने वाली हूँ। आई एम हियर इन योर जर्नी फॉर ए क्लास 12th एग्जाम्स एज ऑलवेज, लास्ट ईयर भी थी मैं आपके साथ। उसके साथ आपकी थ्योरी है, थ्योरी की प्रैक्टिस करेंगे, थ्योरी करना जरूरी है, और जो इंपॉर्टेंट थ्योरी है वही। तो यहाँ पे मैं कैसे पढ़ाती हूँ कि आपकी NCERT की हर एक लाइन मैं आपको यहाँ नोट्स में दे दूंगी, तो इसके बाद आपको NCERT पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही नोट्स में आपको सब कुछ मिल जाएगा। यू जस्ट हैव टू अटेंड दैट 1.5 आवर क्लास, 1.5 घंटे का क्लास होगा, बट बड़े चैप्टर्स हैं तो वो क्लास आपके 2 दिन या 3 दिन एक्सटेंड हो जाएगी, 2 दिन ही होगी मैक्सिमम, तीसरे दिन हम न्यूमेरिकल्स वगैरह कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, वही मैं बोल रही हूँ, पहले हम प्रीवियस से क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, फिर चैप्टर्स की थ्योरी करने वाले हैं। उसके बाद न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, कैसे न्यूमेरिकल्स आप इजी बना सकते हो मैं आपको सिखाऊंगी। उसके बाद ऑर्गेनिक के पीछे लग जाएंगे। अब मैं आपको एक बहुत बड़ी लाइन लिखी है यहाँ पे, NCERT रीडिंग इज नॉट इनफ फॉर योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बिल्कुल नहीं है। आप पेपर एनालिसिस करके उठा लो, जो रिएक्शंस आपको बीच बीच में एग्जाम्पल्स के तौर पे दिए हुए ना,
उनके वही एग्जाम्पल्स आपको नो डाउट पूछे हुए हैं आपको एग्जाम में, बट वो आपकी कहीं एनसीईआरटी की थ्योरी में मेंशन नहीं है। तो आपको एनसीईआरटी की इंटेक्स एक्सरसाइजेस, बैक एक्सरसाइजेस, एग्जाम्पल्स ऑर्गेनिक के छोड़ने नहीं है। तो एनसीईआरटी रीडिंग इनफ नहीं है। आप अगर एक भी सवाल वहां, अगर एनसीईआरटी में एक चीज का मतलब एक लाइन में लिखी हुई है ना, उससे सवाल वो आपको दे देता है कहाँ पे, एग्जाम में, तो फिर ऑर्गेनिक के लिए मैं रेकमेंड करूंगी कि इसके लेक्चर्स देखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि डायरेक्ट एनसीईआरटी से सवाल नहीं होने वाला आपका। उसके बाद ऑर्गेनिक में इसीलिए हम ऑर्गेनिक की कन्वर्जन सीखेंगे, ऑर्गेनिक की जितने भी रिएक्शंस है, जितने भी रिएजेंट्स हैं, सारे सीखेंगे, एंड उसके बाद हम रिवीजन स्ट्रैटेजी अपनी फॉलो करने वाले हैं। तो ये 6 स्टेप्स आपके लगने वाले हैं। अब देखो मैंने आप बड़ा बड़ा 33 मार्क्स लिखा है। तो अभी जो हमने फिजिकल और इनऑर्गेनिक की बात करी, उससे आपके केमिस्ट्री में केवल 37 मार्क्स आएंगे, बाकी के 33 मार्क्स आपकी ऑर्गेनिक से आते हैं। तो ये दोनों ही बैलेंस करके चलने का बहुत ज्यादा जरूरत है आपको, ठीक है। सो डू नॉट वरी अबाउट दैट, वी हैव टाइम ऑफ 4 मंथ्स, बट हमें झुक जाना है इन 4 महीने। नहीं झुकेंगे तो नहीं होगी केमिस्ट्री, क्योंकि इस साल मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड देयर केमिस्ट्री एग्जाम। सीरियसली, कि ऐसे भी बच्चे थे जिनके 8 मार्क्स, 7 मार्क्स, 3 मार्क्स आ रहे केमिस्ट्री में, बाकी सब्जेक्ट्स में बहुत एक्सेल कर रहे, बाकी सब्जेक्ट्स में उनके 60s की लाइन में, 50s की लाइन में भी मार्क्स आ रहे, आउट ऑफ 70 की बात कर रही हूँ, बट ये इस सब्जेक्ट में रह गए। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट आपकी मेहनत मांगता है। ऐसा नहीं है कि लास्ट में आप केवल न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करके चले जाओ, मैथ्स की तरह लास्ट में केवल फिजिक्स की तरह न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करके चले जाओ, नहीं होगा। ये चैप्टर, ये वाला पूरा का पूरा जो सब्जेक्ट है, दिस रिक्वायर्स थ्योरी आपकी अच्छी होनी चाहिए, न्यूमेरिकल्स अच्छे होने चाहिए, ऑर्गेनिक आपकी अच्छी होनी चाहिए, देन आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो अगर आप स्टूडेंट हो एंड यू वांट 70 on 70 which is very easy in chemistry, क्योंकि केमिस्ट्री में कोई स्पेलिंग के मार्क्स नहीं काटता आपके, ठीक है, मार्क्स काटता है तो यूनिट्स के मार्क्स काटता है। तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे देखने वाले हैं, हर चीज का ध्यान रखने वाले हैं। 70 on 70 मार्क्स स्कोर करना बहुत ज्यादा इजी बन जाएगा, बट गिवन कि आपने खुद ही देखा कि कितने टॉपिक्स आते हैं, तो मेहनत तो लगेगी, बट मेहनत करोगे तो कुछ भी पॉसिबल है। और बहुत बच्चों के आते भी है, लाखों बच्चों के फुल मार्क्स आते हैं आपकी एग्जाम में, केमिस्ट्री एग्जाम में। तो इट इज नॉट, अगर इतने बच्चे स्कोर कर पा रहे हैं तो आप भी कर पाओगे, ठीक है। एंड ऑन दैट नोट मेरे पास एक और चीज है आपके साथ शेयर करने के लिए, विच इज अबाउट द टेस्ट सीरीज। नाउ वंस अगेन, मेरा जो भी साइंस का बच्चा है, ऑब्वियसली यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर मेडिकल एग्जाम और योर जेईई एग्जाम, आप इंजीनियरिंग या मेडिकल की तैयारी कर रहे हो, तो और अगर आप कोई टेस्ट सीरीज एंड वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट सीरीज एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस अगर आप देखना चाह रहे हो, सो दिस इज रैंक प्लस इज प्रोवाइडिंग यू ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज एट जस्ट ₹999, राइट, 999 एट द मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस। अगर आप नीट के स्टूडेंट्स हो तो आपको कुल 18 टेस्ट मिलेंगे नीट में, मेजर एंड माइनर। मेजर मतलब बहुत सारे चैप्टर्स एक साथ, एंड माइनर मतलब कुछ 2-2 या 3-3 चैप्टर्स एक साथ का टेस्ट होगा, राइट। एंड ये इसमें सारे आपके, अगर आप नीट के बच्चे हो तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का एग्जाम एक साथ होगा, एंड जेईई के बच्चे तो आपके 25 टेस्ट हैं, जिसमें जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस दोनों लेवल के टेस्ट होंगे आपके, मेजर माइनर इसमें भी है, जेईई मेंस जेईई एडवांस इसमें भी है। तो आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो एट अ वेरी वेरी अफोर्डेबल प्राइस। इस टेस्ट सीरीज की और खासियत क्या है बच्चा, ये टेस्ट सीरीज इंग्लिश हिंदी दोनों में है। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो हिंदी में भी आपको सवाल मिलेंगे, एंड आफ्टर यू आंसर द क्वेश्चन, आपको जैसे ही टेस्ट ओवर होगा आपकी परफॉर्मेंस एनालिसिस रिपोर्ट मिल जाएगी कि आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक रह गया, कौन सा टॉपिक वीक रह गया, कौन सा टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, सब कुछ आपको पता चलेगा, कहाँ मेहनत करने की जरूरत है, एंड आपको ऑल इंडिया रैंक मिलती है इसमें। साथ ही में टेक्स्ट सॉल्यूशंस आपको मिलते हैं, आपको हर एक, जैसे ही आपका टेस्ट ओवर होता है उसके बाद आपको पूरे पेपर के टेक्स्ट सॉल्यूशंस एंड हिंट्स आपको मिल जाएगी, सॉल्यूशन मिल जाएंगे, हिंदी में मिलेंगे, इंग्लिश में मिलेंगे, जो भी आपने मोड सेलेक्ट किया है। उसके बाद ये टेस्ट आप 11th 12th और 12th प्लस दोनों ड्रॉपर बच्चा भी दे सकता है, ठीक है। तो सारी चीजें यहाँ पे आपकी मेंशन्ड है, गो एंड जॉइन दिस। और अगर आपको टेस्ट सीरीज के बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन जाननी है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, द टीम विल रीच आउट टू यू। एंड आपको स्ट्रैटेजी के बारे में, केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो वंस अगेन योर टीचर मी विल रिप्लाई बैक टू यू
यू। जो भी आपके डाउट्स है लेट मी नो द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग एंड हम ये वाला पूरा शेड्यूल फॉलो करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया क्योंकि बच्चे पूछते रहते हैं मैम व्हाट इज द शेड्यूल, हम कैसे स्टार्ट करेंगे। मैंने बोला था दिवाली के बाद वी विल बी बैक विद द शेड्यूल, ताकि आपके सारे फेस्टिविटीज वहीं पे आप कंप्लीट कर लो। अब हम कोई फेस्टिवल कोई न्यू ईयर्स नहीं मनाने वाले। वी आर गोइंग टू फोकस, क्योंकि अब आप 12th में आ चुके हो। इट नीड्स फोकस, इट नीड्स डिसिप्लिन, राइट। एंड आप जितनी मेहनत करोगे आपका टीचर उससे डबल मेहनत करेगा, राइट। अगर स्टूडेंट मेहनत नहीं करता है तो टीचर भी उतनी ही मेहनत करता है जितनी उसको चाहिए होती है। एंड इफ यू कीप ऑन आस्किंग योर टीचर कि मैम ये बताओ ये बताओ ये बताओ, नैक करोगे तो आपको टीचर उतना ही ज्यादा आउटपुट देगा। दिस इज ट्रू इन एवरी स्फीयर, टीचर ही नहीं, आप जिंदगी में कहीं भी चले जाओ, राइट। तो आई वॉन्ट मैक्सिमम पार्टिसिपेशन, मैक्सिमम अटेंडेंस फ्रॉम स्टूडेंट्स। शेड्यूल आपके सामने है, जो भी डाउट्स है नीचे पूछो and you know that I reply to each and every one of your doubts. Thank you so much for attending and I will see you in the class. Bye.